Hello friends, welcome to my channel Tech Tips All Solution. In this video, we will discuss about web accessibility guidelines, practical HTML and ARIA implementation. प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं कि कलर कंट्रास्ट रेशियो कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है, अल्ट टेक्स्ट फॉर इमेज पर अल्ट टेक्स्ट अप्लाई कैसे किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है, सब मैं बता चुका हूं आपको। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेमेंटिक HTML स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी मैं बता चुका हूं। इसके 10 टॉपिक्स थे और 10 टॉपिक्स में 3 टॉपिक्स तो मैं बता चुका हूं। फोर्थ है कीबोर्ड नेविगेशन। कीबोर्ड नेविगेशन के बारे में बताऊंगा ये क्या होता है। फोकस मैनेजमेंट क्या होता है, आरिया रोल्स एंड लैंडमार्क्स क्या होता है, स्किप लिंक्स एंड हेडिंग ऑर्डर्स क्या होता है, एक्सेसिबल फॉर्म्स एंड लेबल्स क्या होता है, वीडियो कैप्शंस एंड ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन एंड जूम सपोर्ट क्या होता है, एरर आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन क्या होता है। ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको, ठीक ना। प्रैक्टिकली एक एक करके बताने वाला हूं, ठीक। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। अगर आप डिजाइनर, वेब डेवलपर या वेबसाइट ओनर हैं तो किसी भी ऐप्स को, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को या वेब पेजेज को कैसे हम WCAG कंप्लायंस का यूज करें, गाइडलाइन क्या है, कैसे प्रैक्टिकली यूज करना, यही सब चीज़ मैं बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में। तो कीबोर्ड नेविगेशन में पे मैं चलता हूं। पहले कीबोर्ड नेविगेशन क्या होता है। इंश्योरिंग कीबोर्ड नेविगेशन इज क्रूशियल फॉर यूजर्स हु डू नॉट यूज ए माउस। एवरी वेबसाइट शुड बी नेविगेटेड यूजिंग ओनली द कीबोर्ड, दैट इज द टैब, एंटर एंड स्पेस कीज। मतलब समझिए आप बात को। हमें दिख रहा है तो मैं माउस चला रहा हूँ, यहाँ से गए, कलर कंट्रास्ट पे गए, अल्ट टेक्स्ट पे गए, माउस मुझे दिख रहा है। सपोर्टेड मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ, ठीक। सपोर्टेड मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ। अगर मैं इस वेब पेज को यूज करना चाहते हैं तो कैसे यूज कर सकते हैं, मुझे तो दिख नहीं रहा है। गेट स्टार्टेड पर मैं क्लिक करना चाहता हूँ, कैसे क्लिक कर सकता हूँ। तो वो जो यूजर्स होते हैं, जो ब्लाइंड यूजर्स होते हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स होते हैं, या जो कीबोर्ड का ही यूज करना चाहते हैं, माउस का यूज नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमें टाइपिंग का खासा ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हमारी एलिमेंट्स है वो क्या नेविगेट कर रहा है कीबोर्ड से। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम चले, यहाँ से चले टॉप से, ये मैंने बताया था टॉप और टॉप बॉटम अप्रोच होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। अब देखें टाइप से हम प्रेस करते जा रहे हैं, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, पोर्टफोलियो पे गए, देख रहे हैं यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको। मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए। फिर टैब दबाया मैंने, टैब दबाया, प्राइसिंग पे गया, ब्लॉग पे गया, कॉन्टैक्ट पे गया, गेट स्टार्टेड पे गया। अब जब NVDA का यूज करेंगे ना, अब NVDA टूल के बारे में मैं बता चुका हूँ। NVDA क्या होता है, NVDA को कैसे यूज किया जाता है। NVDA सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। जब इसको रन कराएंगे ना तो ये रीड करता है। ये क्या करता है, इसके रीड करता है। एलिमेंट पे जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं ना उसको रीड करता है। वो बताता है कि क्लिक टू नेविगेट टू गेट स्टार्टेड, क्लिक टू नेविगेट टू कॉन्टैक्ट अस, क्लिक टू नेविगेट टू ब्लॉग, ये सब हमें इंफॉर्मेशन देना होता है। तो उससे इजीली वो ब्लाइंड पर्सन है ना समझ जाता है कि हम यहाँ पे एक्सेस किए हुए हैं, हम होम पे हैं, कॉन्टैक्ट पे हैं, मैप पे हैं। ये योर नेम फील्ड हमें फिल करना है, ये सब बताते चलता है, ठीक है। तो ये कीबोर्ड नेविगेशन का खासा ध्यान रखना पड़ता है। आप देख सकते हैं कीबोर्ड का ही मैं यूज कर रहा हूँ, कहीं भी माउस का यूज नहीं कर रहा हूँ। तो आपकी जो वेब पेज ऐप्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कीबोर्ड से नेविगेट होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, हर वेबसाइट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब मान के चलिए कि ये टेक्स्ट फील्ड है तो हमने टैब दबा करके तो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। कहीं रेडियो बटन आ जाए, कहीं चेकबॉक्स आ जाए तो उसके लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ।
आपको ये वीडियो मिल जाएगा। प्रेस टाइप कब दबाना है, प्रेस एंटर कब दबाना है, चेक बॉक्स जब आएगा तो उसको चेक कैसे करना है, अनचेक कैसे करना है, यहाँ पे लिखा हुआ स्पेस बार दबाएंगे। बटन है या लिंक है, उसको हम यूज करना चाहते हैं, वो कहीं जंप करना चाहते हैं तो एंटर दबाएंगे। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाना चाहते हैं, टैब दबाएंगे। रेडियो बटन को जब हम एक्टिव करना चाहते हैं, डीएक्टिव करना चाहते हैं, मतलब सिलेक्ट डिसलेक्ट करना चाहते हैं तो एरो की का यूज करेंगे। कीबोर्ड जो एरो होता है वहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एरो की का यूज करेंगे। ये सब चीज़ ड्रॉप डाउन के जो वैल्यू कंट्री के सिलेक्ट बॉक्स आता है ना, उसमें हमें वैल्यू सिलेक्ट करना होता है तो क्या यूज करेंगे हम, इस कर्सर इस कीबोर्ड का जो ये एरो की होता है ना उसका हम यूज करते हैं। ठीक, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि कीबोर्ड नेविगेशन क्या होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में होता है फोकस मैनेजमेंट। ये फोकस मैनेजमेंट क्या होता है कि व्हेन एन एलिमेंट कम्स इनटू फोकस इट शुड बी विजुअली विजिबल। फोकस मैनेजमेंट मींस कंट्रोलिंग द ऑर्डर एंड विजिबिलिटी ऑफ फोकस। ये ध्यान दीजिए कि मान के चले कि हम यहां से टैब प्रेस कर रहा हूं, टैब प्रेस किया, टैब प्रेस किया तो ये देख रहे हैं होम पे अभी जूम है, होम पे है, होम पे है ना ये, तो ये आउटलाइन दिख रहा है ना हमें, मतलब इससे पता चलता है कि यहाँ पे हमारी जो स्क्रीन रीडर है ना यहाँ पे होम पे है। ठीक है, अबाउट पे गए, अबाउट पे होना चाहिए। तो यही बोलना चाह रहा है कि फोकस मैनेजमेंट का हमें खासा ध्यान रखना पड़ता है। अब फोकस मैनेजमेंट ये आउटलाइन दिया गया है, किसी भी एलिमेंट पे जब हम फोकस करेंगे स्क्रीन रीडर का ले जाएंगे वहाँ पे टैब दबा करके, तो उसका जो आउटलाइन बनना जरूरी है, तभी तो पता चल पाएगा कि हमारी जो स्क्रीन रीडर है यहाँ पे है। देख रहे हैं अभी यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये फोकसेबल है ना, ये फोकसेबल बन रहा है, आउटलाइन एक बन रहा है, तो जिससे हमें पता चला कि हम अभी सेंड मैसेज पे हैं, अभी हम इस टेक्स्ट एरिया मैसेज पे हैं, अभी हम सब्जेक्ट पे हैं। अब ये कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैं कोड बता देता हूँ आपको। फोकस मैनेजमेंट के लिए मान के चलिए बटन है, तो बटन के फोकस पे क्या होना चाहिए, ये फोकस विजिबल है, आउटलाइन 2px सॉलिड दे दिया गया है। इसको रन करा करके इसमें दो चीज प्रॉपर्टी में आपने देखा होगा, मैं दिखा रहा हूं आपको एक चीज। फोकस मैनेजमेंट पे हम बात कर रहे थे, कंट्रोल आर, यहां से इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूं। ये देखिए ये फोर्स एलिमेंट स्टेट जो होते हैं, एक्टिव होता है, फोकस होता है, फोकस विजिबल होता है। मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा, ये देख रहे हैं, एक ये फोकस है, सॉरी फिर से जूम कर देता हूं। ये फोकस विजिबल देख रहे हैं या एक फोकस देख रहे हैं, दोनों में अंतर क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस विजिबल क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा आप बात को। ये मैं बताने वाला बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वेब एक्सेसिबिलिटी के बिहाफ में। जब हम यहां से चलते हैं तो मैंने बोला कि फोकस होना चाहिए, अभी फोकस दिख रहा है, दिखा ना, बटन सेलेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे आए ये सेलेक्ट हो गया। अब जब माउस से हम फोकस कर रहे हैं तो ये नहीं दिख रहा है ना, माउस से कर रहे हैं तो आउटलाइन नहीं बन रहा है। तो जब हम कीबोर्ड का यूज करते हैं ना तो उसका प्रॉपर्टी जो होना देना चाहिए हमें, फोकस विजिबल देना चाहिए। कीबोर्ड का यूज करेंगे तो, जब माउस का यूज करेंगे तो क्या देना चाहिए, फोकस देना चाहिए। जैसे देखा जा रहा है आपको, हम ये मेन टॉपिक है, इसको आप समझ लो। यहाँ पे आउटलाइन क्या दिया, 2 पिक्सल सॉलिड, ये ग्रीन दे दिया। अब इसी को मैंने फोकस में देना चाहता हूं, इसको मैं फोकस करना चाहता हूं, और इसका आउटलाइन क्या दे दिया मैंने, रेड दे दिया, रेड। ये कब यूज होता है फोकस विजिबल, जब हम कीबोर्ड से नेविगेट कर रहे हैं, कीबोर्ड का यूज करके नेविगेट करके आ रहे हैं हम, तो फोकस विजिबल होगा। जब माउस से हम फोकस ले जाना चाहते हैं, हॉवर कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, फोकस का यूज किया जाता है। कैसे, ये देखिए आपको एग्जांपल मैं समझा देता हूँ। रन कराया, इसका कोड मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ये कोड देख सकते हैं यहाँ पर, जूम कर देता हूँ मैं, ये देख रहे हैं, ये हो गया। ठीक, ये दोनों में अंतर बताने वाला हूँ कि फोकस क्या होता है और फोकस विजिबल क्या होता है, ये दोनों में अंतर बताने वाला हूँ। तो
फोकस विजुअल मीन्स क्या होता है कि जब हम कीबोर्ड से नेविगेट करेंगे, ये देखिए कीबोर्ड से नेविगेट कर रहे हैं, रिफ्रेश कर लेंगे, यहाँ से फोकस विजिबल में शायद ये फोकस हो गया ना, ये देखिए, ये देखिए आया। तो ये खासा ध्यान देना होगा कि जब कीबोर्ड से नेविगेट करेंगे तो फोकस विजिबल होगा, और नहीं तो ये फोकस लिख सकते हैं। अगर दोनों पे एक ही अप्लाई करना चाहते हैं तो एक ही अप्लाई कर दो, दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है, फोकस करे चाहे फोकस विजिबल करे, ये दोनों पे एक डिस्ट्रीब्यूट ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, बटन कोलन फोकस, ये दोनों पे अप्लाई होना चाहिए, दोनों चीज़ लिखा होना चाहिए, ठीक ना। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कीबोर्ड से नेविगेट करते हैं तो फोकस विजिबल होता है, माउस के लिए ये बटन पे जब हम करते हैं तो फोकस होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फोकस मैनेजमेंट क्या होता है, कि जब कोई एलिमेंट फोकस में आता है तो उसे विजुअली दिखाई देना चाहिए। क्लियर हुआ। अब थर्ड नेक्स्ट में मैं चलता हूं, एरिया रोल्स एंड लैंडमार्क्स क्या होता है। एरिया रोल्स एंड लैंडमार्क्स हेल्प द स्क्रीन रीडर अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। एरिया रोल्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन रीडर्स स्पेशली व्हेन सेमेंटिक एचटीएमएल इज नॉट सफिशिएंट। ये मतलब क्या होता है मैं समझाने वाला हूं आपको। एरिया रोल्स एंड लैंडमार्क्स क्या होता है, मान के चलिए ये वेब पेज है, इस वेब पेज में कितने सेक्शन है, पहले बात हम लेकर चलते हैं। ये हमारा हेडर हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये हेडर हो गया, ये सेक्शन हमारा क्या हो गया, पूरा हेडर हो गया। ये क्या हो गया हमारा, ब्रेड क्रम हो गया। ये कौन सा एरिया हो गया, मैप का एरिया हो गया। ये कौन सा एरिया हो रहा है हमारा, एड्रेस का हो गया, कंटेक्टर्स क्या हो गया। ये किसका एरिया है, फॉर्म फिल का एरिया है, अलग अलग है। आप कभी सफ़र किए होंगे ट्रेन में, ठीक ना, तो आपने देखा होगा कि जब दिल्ली से आप बिहार जा रहे हो चाहे पंजाब जा रहे हो तो जो जो स्टेट पड़ते हैं, जो जो मेन जगह पड़ता है वहाँ का लोकेशन मोबाइल पे आ जाता है। मैसेज पहले आता था, आज भी आता है कि आप इस एरिया में प्रवेश कर चुके हैं, आप कानपुर पहुँच चुके हैं, आप मोबाइल का टावर नहीं बताता जाता है। तो जब हमारा स्क्रीन रीडर यहाँ से चलता है तो हम एक एरिया स्पेसिफिक रोल डिफाइन कर देता है कि ये हेडर का एरिया है, ये नेविगेशन का एरिया है, ये ब्रेड क्रम का एरिया है, ये मैप का एरिया है, ये कंटेक्ट का एरिया है, ये फॉर्म का एरिया है। ये मुझे देना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। ये किसका एरिया है, फूटर का एरिया है, ये देना पड़ता है मुझे रोल, ठीक ना। ये आपको खासा ध्यान देना होता है। तो रोल आपको करता क्या है, रोल से फायदा क्या होता है कि ये इस स्क्रीन रीडर्स को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, समझ गए। जब आपका क्या होता है, सेमेंटिक एचटीएमएल सफिशिएंट नहीं होता है। अब एरिया रोल्स कितने होते हैं ये देखिए, एरिया रोल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक है, एरिया रोल्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे रोल्स होते हैं, ठीक ना। ये रोल है, बैनर है, कम्प्लीमेंट्री है, कंटेंट इन्फो है, फॉर्म है, मेन है, नेविगेशन है, रीजन है, सर्च है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसका यूज कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। एरिया रोल्स एंड लैंडमार्क्स थ्योरेटिकली आप समझ गए होंगे। अब ये क्या बोल रहा था कि सेमेंटिक एचटीएमएल अगर सफिशिएंट ना हो अपना रोल बताने के लिए, यहाँ पे हेडर सेमेंटिक एचटीएमएल ने 9 बार यूज किया है, इस सेक्शन का यूज किया है, सेक्शन में एड्रेस हो गया, असाइड हो गया, ये फुटर हो गया। अब किसी भी चीज़ को रोल अगर डिफाइन करना चाहते हैं किसी भी सेक्शन को, तो यहाँ पर रोल इक्वल टू बैनर लिखना पड़ेगा, रोल इक्वल टू नेविगेशन लिखना पड़ेगा, ये नेविगेशन के लिए, रोल इक्वल टू मेन, ये मेन पेज का सेक्शन हो गया, ये रोल इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री साइड बार के लिए हो गया, ये कंटेंट इन्फो है, फुटर में कंटेंट इन्फो ही तो देते हैं, ये अलर्ट मैसेज जब देना चाहते हो आप उसके लिए हो गया, ये प्रोग्रेस बार जब आप देंगे तो रोल इक्वल टू प्रोग्रेस बार लिख देंगे। तो ये सब का आपको ध्यान देना पड़ता है। ये जितने आप रोल डिफाइन करेंगे, एरिया लेबल डिफाइन करेंगे, एरिया डिस्क्राइब्ड बाय डिफाइन करेंगे, ये आपकी वेब पेज को ना बहुत WCAG कंप्लायंस का जो रूल रेगुलेशन है ना वो सफिशिएंट होगा हर यूजर्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक,
रोल डिफाइन करना। तो आपको ये शायद समझ में आ गया होगा कि रोल हम क्यों डिफाइन करते हैं, जो कि मैंने बता दिया था कि ये लोगो एरिया में है, ये नेविगेशन एरिया में है, ये ब्रेड क्रम के एरिया में है, ये मैप के एरिया में है, ये कंटैक्ट के एरिया में है, फॉर्म का एरिया है। ये जो है ना, ये हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कंटेंट इन्फो है, आप दे सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन के लिए होता है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया था कि फुटर में क्या देना है। क्लियर हुआ आपको? ठीक। अब इसको जब रन करा करके हम दिखाएंगे अगर आपको एरिया रोल्स एंड लैंडमार्क्स, और जब आप इसे टाइप दबाएंगे ना, अब ये एक तो ये आपको फोकसेबल बनाना पड़ेगा, फोकसेबल बनाना पड़ेगा। ये सब एरिया के बारे में रीड करके बताएगा आपको। अब फोकसेबल बनाने के लिए कैसे हम बनाते हैं फोकसेबल, सपोर्टेड मान के चलिए, फोकसेबल बनाने के लिए हम बताते हैं आपको। यहाँ से चले, यहाँ पर आया, दिस एरिया पर हेडर कंटेंट पर नहीं गया ना, हेडर कंटेंट पर नहीं गया, नेविगेशन लिंक पर नहीं गया, मेन पेज कंटेंट पर नहीं गया। यहाँ पे एक्सेस करे हमारा कि स्क्रीन रीडर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टाइप इंडेक्स इक्वल टू 0 ऐड करना पड़ेगा। टाइप इंडेक्स इक्वल टू 0, मेन पेज पे आ गया। अब साइड बार पे हम आना चाहते हैं, साइड बार भी था, यहाँ पे हम चलते हैं, यही है ना, एरिया रोल्स एंड, हाँ ये टाइप इंडेक्स 0 हो गया। हेडर कंटेंट ये था ना, हेडर कंटेंट, यहाँ से बी आर मैं कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बी आर दे दिया। ये मैं फोकस एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को फोकसेबल कैसे बनाते हैं, डीप फोकसेबल एलिमेंट नहीं है, फोकसेबल एलिमेंट के बारे में मैं बता चुका हूँ इस सीरीज में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। फोकसेबल किसी भी एलिमेंट को बनाने के लिए टाइप इंडेक्स इक्वल टू 0 का यूज करेंगे। अभी देख सकते हैं आप, यहाँ से जब फोकस चला तो हेडर कंटेंट पर नहीं गया ना, अब जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये हेडर कंटेंट है, यहाँ से गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, देख रहे हैं। अब जब यहाँ पे हमारा टैब गया ना, तो इसको रीड करेगा स्क्रीन रीडर, ऐसे नहीं रीड करता आपको। या तो एरिया लेबल बाय, एरिया डिस्क्राइब्ड बाय, सब डिफाइन करना पड़ता है पूरे पेज को रीड कराने के लिए। हम तो यहाँ पे एक एक चीज़ रीड करना चाह रहे हैं ना, तो इसको फोकसेबल बनाना पड़ता है। फोकसेबल बनाने के लिए हमें क्या देना होता है, टाइप इंडेक्स इक्वल टू 0 देना होता है। जैसे यहाँ साइड बार पर नहीं आया, आप देख सकते हैं साइड बार पर मेरा फोकस नहीं जा रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर गया। शो मोर बटन था ना, ये शो मोर बटन देखिए फोकसेबल एलिमेंट होता है। यहाँ पे हमने 0 नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं लगाया है, शो मोर पर 0 नहीं ना लगाया है, फिर भी एक्सेस हो रहा है, कीबोर्ड हमारा आ रहा है, क्योंकि ये फोकसेबल एलिमेंट है। यहाँ पे अगर इनपुट हम दे देंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, तो ये जो टेक्स्ट फील्ड है ना, ये क्या है, हमारा फोकसेबल एलिमेंट है। बाय डिफॉल्ट फोकसेबल एलिमेंट होता है। यहाँ पे हमारा फोकस आएगा ही आएगा। जैसे देखिएगा यहाँ आया, हमने बोला ना ये फोकसेबल एलिमेंट, टाइप इंडेक्स 0 नहीं लगाया। अगर ये साइड बार पर को भी आप रीड कराना चाहते हैं यूजर से, कि यूजर साइड बार के भी कंटेंट को रीड करे, तो साइड बार पे जाओगे आप और यहाँ पे क्या लिख दोगे, टाइप इंडेक्स इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ पे देखिए आप आए, यहाँ पे आए, ये साइड बार देखिए आया, ये साइड बार को भी ये क्या कर दिया, फोकसेबल बना दिया हमें। तो फोकसेबल बनाने के लिए क्या यूज करते हैं हम, टाइप इंडेक्स 0 का यूज करते हैं। क्लियर हुआ ये आपको? एरिया रोल्स एंड लैंडमार्क्स आपको समझ में आ गया होगा शायद, ठीक ना। जिस कंटेंट को, जो भी कंटेंट, जो भी एलिमेंट अगर फोकसेबल नहीं है, अगर उसको आप फोकसेबल बनाना चाहते हैं, तो किसका यूज करेंगे, टाइप इंडेक्स का यूज करेंगे, 0 लिख देंगे। फोकसेबल एलिमेंट के बारे में बता चुका, आप इसको देख लेना, ठीक ना। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, कौन सा टॉपिक है हमारा, स्किप लिंक्स एंड हेडिंग ऑर्डर। ये क्या होता है भाई? स्किप लिंक्स अलाउ कीबोर्ड यूजर्स टू जंप डायरेक्टली टू कंटेंट। स्किप लिंक्स टेक यूजर क्विकली टू द मेन कंटेंट, ऑलवेज प्लेस हेडिंग इन लॉजिकल ऑर्डर। अब बताता हूं मैं आपको क्या होता है। अब मान के चलो कि हमारे जो वेबसाइट है ना 10 पेजों से बना हुआ है, यहाँ पे 10 पेज है हमारे सपोर्टेड, ठीक।
अब बार बार हम स्क्रीन रीडर को ले जाएं और हेडर को रीड करें एक ही चीज़ को, रिपीटेड चीज़ को, तो भी तो बेटा नहीं है ना। तो हम एक ऑप्शन दे रहे हैं यूजर्स को कि आप जो ना, जो जिस सेक्शन को आप बार बार रीड कर रहे हैं ना, उसको रीड मत करो, आप बाईपास कर जाओ। आप क्या कर जाओ, बाईपास कर जाओ। कैसे बाईपास करना है, जैसे मान के चलो कि हम यहाँ से चले टैब दबा करके, टैब दबाए यहाँ पे, इस पेज पे भी गए, टैब दबाए यहाँ पे भी आया, इस पेज पे भी गए, बार बार एक ही चीज़ को रीड करना है, तो उसको हमें बाईपास करना पड़ता है। अब बाईपास कैसे करते हैं, मान के चलो कि हमको इसको बाईपास करना है, इस एरिया को, ठीक। तो इसके लिए फंक्शनलिटी एक कोड होता है, वो मैं बता दूंगा, अभी समझा देता हूँ कैसे होता है। जैसे स्किप टू मेन कंटेंट पर गए हम, ओपन आया, आप यहाँ पे एंटर दबाएंगे तो हमने क्या दे दिया है कि इतने एरिया को बाईपास कर जाओ, मैप को बाईपास कर जाओ, ब्रेड क्रम को बाईपास कर जाओ, नेविगेशन को बाईपास कर जाओ, और सीधे जंप कहाँ पर कर जाओ, आप यहाँ पे जंप कर जाओ। क्लियर हुआ आपको। तो ये बाईपास का फंक्शनैलिटी होती है। बाईपास के लिए क्या करना होता है कि जहाँ से मान के चलिए कि हम इस एरिया पे हैं, अब इस एरिया से हम जंप, डायरेक्ट जंप यहाँ पे करना चाहते हैं, यहाँ पे करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे उसके लिए मैं फंक्शनलिटी आपको बताने वाला हूँ। इसी को बाईपास बोला जाता है, ठीक ना। तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, ये कौन सा था टॉपिक मेरा, स्किप लिंक्स एंड हेडिंग ऑर्डर। स्किप लिंक्स एंड हेडिंग ऑर्डर में चलता हूं मैं, यहाँ पे आपको एक कोड देख सकते हो, वहां पे ये स्किप टू मेन कंटेंट का एक कोड है। इसको जूम कर देता हूं थोड़ा सा, आप इसको उठा लेना कोड को, ठीक ना। ये है, ठीक है, स्किप टू मेन कंटेंट का। इसका CSS चले जाओ ऊपर, ये CSS दिया गया है, ये CSS उठा लेना आप, ये CSS है। अब ये जो यहाँ पे HREF में पास कराया गया है ना मेन कंटेंट, जहां पे आप जंप कराना चाह रहे हो, जितना आप सेक्शन को बाईपास करना चाहते हैं उतना बाईपास कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया है, अब ये एग्जाम्पल, दूसरा एक एग्जाम्पल और मैं बना रखा हूं, इसको भी मैं बता देता हूं आपको पहले। ओह सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट, इसको मैं रन ही करा लेता हूं, स्किप लिंक्स एंड हेडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे हम चले, फोकस स्किप टू मेन कंटेंट आ गया, वहां से हमको कहाँ पे जाना है, तो हम एंटर दबाएंगे, इस सेक्शन पे आए हम। अब सोच रहा हूँ कि इस सेक्शन को बाईपास करके हम यहाँ पे डायरेक्ट जंप कर जाए मेन पे, टाइटल पे। तो आपको कोड मैंने बताया था कि ये कोड होना चाहिए स्किप टू मेन कंटेंट का, CSS बता दिया था। बस सिंपल सा ये ID को उठाना चाहिए, यहाँ पे जो आपका होगा ना वही चीज, जहाँ पे आप जितना आपको जंप करा करके जाना है, इस ID को उठाओ और हमको कहाँ पे जाना है, मेन कंटेंट पे जाना है मान के चलो, तो यहाँ पे आप लगा दोगे। और जब लगाओगे तो आपको क्या करना होगा, टाइप इंडेक्स इक्वल टू -1 का यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, ये दो चीज आपको उठाना होगा, एक ID उठाना होगा और एक क्या उठाना होगा, टाइप इंडेक्स इक्वल टू -1 को उठाना होगा। अब रन कराओ, स्किप टू मेन कंटेंट आया, पहले यहाँ पे जंप किया था, अब डायरेक्ट जंप कहाँ करेगा, मेन पे, टाइटल पे जंप कर गया। अब यहाँ पे हम आपको बता देता हूं, अब जब यहाँ पे हम आए, स्किप टू मेन कंटेंट करेंगे, इसको रिफ्रेश कर लेता हूं, यहाँ पे आए स्किप टू मेन कंटेंट, मैं जो ही एंटर किया डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर गए, इसको बाईपास कर गए हम। तो इसके लिए एक दूसरा कोड भी है हमारे पास, उसको आप देख सकते हो about.html में। मैं अपना कोड ये दे दूंगा आपको, गिटहब पे डाल दूंगा, आप वहां से उठा सकते हैं। ये देखिए, HREF इक्वल टू स्किप, ये कोड होता है स्किप टू मेन कंटेंट का। जब यहाँ पे हमारा फोकस जाएगा ना तो ही ये दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा, इसके लिए कोड किया गया है। जब हमारा लोगो पे जाएगा, ठीक ना, टैब, तो जाकर के ये दिखेगा, इसके लिए कोड किया गया है मैंने।
ये जो आईडी है ना स्किप, ये HRF में जो स्किप लिखा हुआ है, अब जहाँ पे आप जंप कराना चाहते हो वो आईडी यहाँ पे डिफाइन करना होगा। अभी कहाँ पे जंप किया था मेरा, यहाँ पे जंप किया था स्किप पे। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये स्किप ना यहाँ पे ना जंप करा करके मैं ब्रेड क्रम पे जंप करा जाऊँ। ये ब्रेड क्रम हमारा कहाँ है, H1 से अबाउट से चालू हो रहा है, यहाँ पे जंप करा दो, आईडी इक्वल टू स्किप। ठीक है, अब इसके लिए CSS ये देख लो, CSS आपको उठाना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे हम आए थे, ठीक ना, अबाउट वाले सेक्शन में। तो ये दे दिया मैंने, ये इसकी जो आईडी है और ये जो है दोनों सेम होने चाहिए, ये ध्यान रखना है बस आपको। और CSS मैंने बता दिया आपको, और ये JS होता है, JS मैं दिखा देता हूँ आपको, JS भी आपको लिखना पड़ेगा, ये JS आप लिख लेना, ये कोड आप लिख लोगे, आपका स्किप टू मेन कंटेंट काम करना चालू कर देगा। जहां पर भी जिस सेक्शन पे बाईपास करना चाहते हैं, इस आईडी को आपको, कौन सी आईडी को, जो स्किप वाली आईडी थी वो आपको देना पड़ेगा। ये स्किप देख रहे हैं, यहीं पर ना फोकस कराया मैंने, टैब इंडेक्स 1 जोड़ा है, इसके बाद फोकस किया है। कब फोकस किया, स्किप जो कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो ये कोड आप समझ लेना, ठीक ना। मैं इतना डीपली नहीं जाऊंगा, आपको कोड डिफाइन दे दिया, आप कोड का यूज कर सकते हैं पॉज कर करके, ठीक ना। तो हमने क्या क्या बता दिया आपको, स्किप लिंक्स एंड हेडिंग ऑर्डर हो गया। एक्सेसिबल फॉर्म्स एंड लेबल्स क्या होता है, आपका जो वेब पेज है ना उसमें फॉर्म भी तो होते हैं। तो जितने फॉर्म में हमारे फील्ड होते हैं, जैसे इनपुट फील्ड हो गया, सेलेक्ट फील्ड हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, सेलेक्ट बॉक्स हो गया, ये सभी का एक लेबल होना जरूरी है। ईच इनपुट फील्ड शुड हैव ए लेबल दैट एक्सप्लेन इट्स पर्पस, उसके पर्पस को बताता है कि ये जो टेक्स्ट फील्ड है ना वो किसके लिए है बना हुआ है। फॉर्म्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एक्सेसिबिलिटी, एवरी इनपुट शुड हैव ए प्रॉपर लेबल, एक लेबल हमें प्रॉपर रूप से देना जरूरी होता है। जैसे हम यहाँ पे थे, अभी यहाँ पे चलते हैं, ये लेबल देना जरूरी है। जैसे ये किसके लिए फील्ड बना हुआ है, योर नेम, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो, यहाँ पे अपना सॉरी, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दे सकते हो, यहाँ पे अपना सब्जेक्ट दे सकते हो, यहाँ पे अपना मैसेज दे सकते हो। तो एक लेबल हमें देना जरूरी होता है। सभी जो जितने फॉर्म फील्ड हैं उसके साथ एक लेबल को बाइंड करना हमें जरूरी होता है, देना जरूरी होता है। वो क्या बताता है कि उसका पर्पस बता देता है कि इस इनपुट फील्ड का पर्पस ये है, ठीक ना। तो एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, एक्सेसिबल फॉर्म्स डॉट HTML। ये देखिए, जैसे इनपुट फील्ड है ना, यहाँ पे लेबल नहीं दिया गया इनपुट फील्ड का, तो ये पुअर फॉर्म हो गया। अब एक्सेसिबल फॉर्म का मतलब कैसे बनता है कि हर एक टेक्स्ट फील्ड एक लेबल को भी रखता हो, ये लेबल रखा है। जैसे कैसे आपको समझ में आएगा, यहाँ पे जो आईडी है ना, ये फुल नेम और इसका जो फॉर्म में जा रहा है ये दोनों सेम होना चाहिए। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये ध्यान दीजिए, ये इनपुट फील्ड है, ये इनपुट फील्ड है, और इसकी जो आईडी है ना, ये वाली आईडी, ये जो आईडी फुल नेम है, इसके फॉर से बाइंड होना चाहिए। जैसे HTML फॉर्म में आपने पढ़ा, HTML पढ़ा होगा कि आईडी इनपुट फील्ड को लेबल से कैसे बाइंड करते हैं। तो इसकी आईडी को हम फॉर में लिख देते हैं फुल नेम। अगर आपने यहाँ पे 1 डाल दिया और यहाँ पे फुल नेम 1 नहीं डाला तो इसको बाइंड नहीं करेगा, इसको रीड नहीं करेगा। ये वेब एक्सेसिबिलिटी फॉर्म आपका वेब एक्सेसिबल नहीं कहलाएगा, वो बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए हमको फिर यहाँ पे भी सेम ऑन करना पड़ेगा। तो ये ध्यान देना है आपको कि कोई भी रेडियो बटन हो, चेक बॉक्स हो, सभी लेबल रखते हैं, सिलेक्ट बॉक्स हो, तो उसकी जो आईडी है ना, लेबल से हमें बाइंड करना पड़ता है, वो फॉर के रूप में बाइंड होता है। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे ईमेल है आईडी में, तो यहाँ पे फॉर में ये देना होता है, ठीक। तो इसका आपको खासा ध्यान रखना होगा। क्लियर हुआ, बटन का कोई लेबल नहीं होता है, ये सबमिट फॉर्म मैंने लिख दिया बस। ये इनपुट का लेबल होना चाहिए, लेबल मैंने लिख दिया, ये फोन के लिए, ये ईमेल के लिए है। जब इसको रन करा करके हम आपको दिखाना चाहेंगे एक बार,
ये देखिए, ये नेम में कोई लेबल तो नहीं है, लेकिन इसका लेबल है। जब ही हम यहाँ पे फोकस ले जाएंगे तो दिखा देगा कि आपका ये फुल नेम लिखा हुआ, फुल नेम का फील्ड है, ये ईमेल का फील्ड है, ये ईमेल का रेडियो बटन है, ये फ़ोन का रेडियो बटन है, ये सबमिट फॉर्म का बटन है। तो ये सब चीज़ें आपको दिखा देगा, बता देगा वो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वीडियो कैप्शंस एंड ट्रांसक्रिप्ट्स। ये क्या होता है? वीडियो कैप्शंस एंड ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत क्या होती है, पहले हम ये समझे। वीडियो मान लो कि हम देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं वीडियो के कंटेंट के बारे में, और पढ़ भी सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि एक ब्लाइंड पर्सन है, ठीक, और एक डीफ पर्सन है, बहरा पर्सन है, जिसको सुनाई नहीं दे रहा है। तो जो सुनाई नहीं दे रहा है जिसको, वो क्या कर सकता है? वो पढ़ सकता है, रीड कर सकता है। तो हमें वीडियो के कैप्शंस प्रोवाइड करने होते हैं और ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करने होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्ट है, इसको इजीली वो रीड कर सकता है जो डीप यूजर होगा। ठीक है, देख रहे हैं आप, कैप्शंस दिए गए हैं, ट्रांसक्रिप्ट दिया गया है। तो ये सभी वीडियो में हमें प्रोवाइड करना जरूरी होता है, समझ गए? तो यही बोला कि वीडियो के लिए कैप्शंस एंड ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करना हियरिंग इम्पेयर्ड मीन्स डीफ यूजर्स के लिए जरूरी है। अब इसका कोड कैसे करेंगे ये हम लोग देख लेते हैं एक लाइन में। वीडियो कैप्शन एंड ट्रांसक्रिप्ट के लिए ये प्रोवाइड करना होता है हमें कोड, ठीक ना? इस सब का ध्यान रखना पड़ता है हमें। ये देखिए, क्लियर हुआ? ट्रांसक्रिप्ट जैसे हमने दिखा दिया था आपको, ट्रांसक्रिप्ट देना जरूरी है। थर्ड में हम नेक्स्ट में अब चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन एंड जूम सपोर्ट। जो आपका वेब पेज है ना, वेबसाइट है ना, वो रिस्पॉन्सिव डिजाइन होना चाहिए और जूम को भी सपोर्ट करना चाहिए, तभी आपका वो वेब एक्सेसिबल माना जाएगा। पहले तो रिस्पॉन्सिव हम इसका चेक कर लेते हैं, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ये देखिए रिस्पॉन्सिव है, ये बेटर परफॉर्मेंस होता है इसका वेब एक्सेसिबल के फॉर्म में। जूम सपोर्ट मीन्स मान के चलो कि आपका 100% पे है, कोई 110 कर दिया तो ब्रेक लेआउट नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम आप 200% तक चेक कर सकते हो, 200 के ऊपर मत चेक करो। देखो ना, अभी भी ब्रेक नहीं हो रही है। तो जो विजुअली डिसेबल पर्सन होंगे ना, वो इस इजीली जूम करके देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो इसका भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। लास्ट में हम एक मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है, एरर आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन। ये क्या होता है? एरर आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन मीन्स होता क्या है? सपोज मान के चलो कि एक हम फॉर्म दिखा रहे हैं आपको, यहाँ से एरर फॉर्म एंड सपोज मान लो कि एक ब्लाइंड पर्सन है, ठीक, तो वो तो कीबोर्ड का यूज करके, एनवीडीए का यूज करके सुन रहा है, फॉर्म फिलअप गलत हो गया, मैसेज आ गया, तो क्लाइंट को कैसे पता चलेगा, जो यूजर है उसको कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पे ये गलत है? तो वही मैं बताने वाला हूँ। सपोज मान के चलिए कि यहाँ पे हमने टैप प्रेस किया, टैप प्रेस किया, टैप प्रेस किया, टैप प्रेस किया, और हमने साइन अप पे क्लिक कर दिया। साइन अप पर जो ही हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर देख रहे हैं फोकस हमारा कहाँ चला गया? फर्स्ट इनपुट फील्ड पे, और यहाँ पे मैसेज भी दे दिया। लेकिन हमें तो दिख रहा है ना, लेकिन ब्लाइंड जो पर्सन उसको तो दिख नहीं रहा है, उसको तो सुनाई ही देना चाहिए ना कि ईमेल इज रिक्वायर्ड। वो क्या करेगा? ईमेल इज रिक्वायर्ड सुनेगा, वो टाइप करेगा, ठीक, टाइप कर दिया। अब फिर गया यहाँ पे क्या, पासवर्ड पे, पासवर्ड फिलअप नहीं किया, सपोर्टेड मांग के फिर साइन अप पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे दे दिया प्लीज इंटर ए वैलिड ईमेल एड्रेस। मतलब क्या कि ईमेल आईडी जो आपकी होनी चाहिए वैलिड होनी चाहिए, ये वैलिड नहीं है तो हमें @gmail.com लगाना पड़ेगा, email.com लगा दिया। फिर पासवर्ड पे गए हम, फिर पासवर्ड पे हमने गया, कुछ फिलअप कर दिया, फिर हमने क्या किया? साइन अप किया, तो ये क्या हो गया? सबमिट हो गया। तो ये सभी मैसेज ब्लाइंड पर्सन को कैसे समझ में आएगा?
जब हम एक एक्सेसिबल साइन अप फॉर्म बनाएंगे, जब एक एक्सेसिबल फॉर्म बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे ये देख सकते हैं आप। ये टोटली चीज़ है, ये मैंने बताया था, लेवल भी देना है, इनपुट फील्ड देना है, इसका वैलिडेशन लगाया गया है। इसका वैलिडेशन हम जीएस भी दिखा देते हैं आपको, कैसे एरर दे रहा था। ये टोटल चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक एरर तो ये हो गया script.js, यहाँ पे जीएस लिखा हुआ है, ये जीएस भी लिखना पड़ता है, समझ गए। ये वैलिडेशन है पूरा, और टोटली चीज़ हमें डिफाइन करना पड़ता है। देख रहे हैं यहाँ पे ये बाइंड कैसे किया है, ये पासवर्ड एरर दिया है, यहाँ पे देखिए एरिया डिस्क्राइब्ड में पासवर्ड एरर। ये अब नेक्स्ट टॉपिक में ना हम बताने वाले हैं आपको कि एरिया लेबल कब देते हैं, एरिया डिस्क्राइब्ड बाई कब देते हैं, ठीक, एरिया लेबल्ड बाई कब देते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं डिस्क्राइब्ड बाई का यूज कर रखा है। मान के चलिए कि फोकस आपका यहाँ पे जा रहा है, लेकिन इसको एरर कैसे रीड करेगा, एरर को कैसे रीड करेगा, उसी के लिए एरिया डिस्क्राइब्ड बाई का यूज करते हैं, एरिया लेबल्ड बाई यूज करते हैं। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ, ठीक ना। इसका तब तक आप मैं डाल दूंगा कोड इसका, आप देख सकते हैं। ये कोड है जो मैं दिखा रहा था अभी, script.js ये है, इतना लिखना पड़ेगा आपको, ठीक ना। तो इन सभी गाइडलाइंस का पालन करने से आप अपनी वेबसाइट को ना सिर्फ एक्सेसिबल ही नहीं बना पाएंगे, एक्सेसिबल तो बनेगा ही बनेगा, बल्कि आपका एसईओ के पर्पज से भी ना आपकी वेब पेज बेटर हो जाएगा और यूजर का ट्रस्ट भी बढ़ेगा, ठीक। तो थैंक्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एरिया लेबल, एरिया लेबल बाई, एरिया डिस्क्राइब्ड बाई क्या होता है, यहाँ पर आपने देखा था। तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स, धन्यवाद।